प्रिय छात्रों, आज हम नए टॉपिक पर वीडियो तैयार करेंगे। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, शेयर करें। और हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है आज सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर्वप्रथम हम समझेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है क्या। तो देखिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादन का श्रेय जर्मनी के अर्थशास्त्री H. गोसिन को जाता है। गोसिन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1854 में किया। इस नियम को गोसिन का प्रथम नियम या संतुष्टि का नियम भी कहते हैं तथा मूल्य निर्धारण की व्याख्या में इस नियम का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम स्टेनली जेविन्स ने किया था। यह नियम आवश्यकताओं की इस विशेषता पर आधारित है कि आवश्यकताएं अनंत होते हुए भी आवश्यकता विशेष की पूर्ति संभव होती है। किसी वस्तु की उपयोगिता उस वस्तु की आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। ज्यों-ज्यों आवश्यकता की संतुष्टि होते जाने से उसकी तीव्रता कम होती जाती है, त्यों-त्यों उसकी सीमांत उपयोगिता भी क्रमशः घटती जाती है, यहाँ तक कि आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर उस वस्तु की उपयोगिता शून्य हो जाती है। अब देखिए नियम की परिभाषा। नियम की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ लॉ। यहाँ देखें, प्रोफेसर गोसिन के अनुसार, यानी प्रोफेसर गोसिन ने जो परिभाषा दी है वह है, जैसे जैसे किसी वस्तु का उपयोग बिना किसी बाधा की बढ़ता जाता है, उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता निरंतर गिरती चली जाती है जब तक पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं हो जाती है। यह प्रोफेसर गोसिन की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा एक प्रोफेसर बोल्डिंग ने दी है, और बोल्डिंग ने कहा, जब कोई उपभोक्ता अन्य सभी वस्तुओं के उपयोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि करता है तो परिवर्तनीय वस्तु की सीमांत उपयोगिता अंततः अवश्य घटती है। अब नियम की व्याख्या। नियम की व्याख्या, चूंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की निरंतर इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं, वैसे ही वैसे उस वस्तु की कुल उपयोगिता तो बढ़ती जाती है, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, और एक बिंदु ऐसा आता है जहां सीमांत उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर आ जाती है, जिसे शून्य उपयोगिता कहते हैं। और यहीं से सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तथा कुल उपयोगिता भी ऋणात्मक हो जाती है। सीमांत उपयोगिता कम होने के कारण, तो देखिए सीमांत उपयोगिता के घटने के दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है, नंबर 1, वस्तुओं का अपूर्ण
स्थानापन्न होना, अपूर्ण स्थानापन्न होना, ये पहला कारण है। अब देखिए यहाँ जब वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न ना होकर अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं तो यह नियम लागू होगा। अर्थात मक्खन एवं ब्रेड एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन्न हैं। यदि ब्रेड की मात्रा को कांस्टेंट कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए या स्थिर रखकर मक्खन की मात्रा में वृद्धि की जाए या वृद्धि करते चलें तो मक्खन की उत्तरोत्तर अधिक मात्राओं में वृद्धि से सीमांत उपयोगिता घटती हुई मिलेगी, क्योंकि ब्रेड की मात्रा स्थिर है। यह भी संभव है कि एक सीमा के बाद मक्खन को फैलाने के लिए ब्रेड ही ना रहे। दूसरा इसमें जो बिंदु है वह दूसरा बिंदु है समय विशेष में आवश्यकताओं की पूर्ति होना, आवश्यकताओं की पूर्ति होना। देखिए यहाँ साधनों की सीमितता तथा समय की कमी के कारण उपभोक्ता एक ही समय में अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में असमर्थ रहता है। अतः उपभोग करते समय या उपभोग करते करते उपभोक्ता एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां पर उपभोग करने वाली वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता शून्य होकर ऋणात्मक होना प्रारंभ हो जाती है। अब बात आती है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या कैसे करी जाए। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या करने के लिए हम सर्वप्रथम एक काल्पनिक टेबल का निर्माण करेंगे। तो देखिए काल्पनिक टेबल का निर्माण करते हैं, फिर उसके बाद में रेखा चित्रों द्वारा उसका स्पष्टीकरण करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यानी हम सर्वप्रथम काल्पनिक टेबल की निर्माण करते हैं। यहाँ देखिए हमने जो वस्तु ली है वह लिए हैं केले। तो केले के उपभोग की संख्या, केले के उपभोग की संख्या, यहीं केले से प्राप्त कुल उपयोगिता जिसे हम TU कहते हैं। फिर केले से प्राप्त सीमांत उपयोगिता,
देखिए, सर्वप्रथम हमने मान लीजिए एक केला किसी उपभोक्ता को दिया है और उस उपभोक्ता को एक केले के उपयोग से 16 इकाइयों के बराबर कुल उपयोगिता मिलती है और सीमांत उपयोगिता भी 16 इकाइयों के बराबर मिलती है। दूसरी इकाई का अगर हम उपभोग करने के लिए दें तो कुल उपयोगिता उसकी बढ़कर के 36 इकाइयों के बराबर हो जाती है और केले से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 20 इकाइयों के बराबर हो जाती है। अब बात यह है कि मैंने ये 20 कहाँ से लिख दिया है, तो यहाँ देखिए एक और मैं क्लियर कर देता हूँ कि सीमांत उपयोगिता को निकालने के लिए, यानी सीमांत उपयोगिता बराबर टोटल यूटिलिटी माइनस मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू परिणाम। तो यहाँ देखिए 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 20। तो दूसरे केले के उपभोग से सीमांत उपयोगिता 20 इकाइयों के बराबर मिलती है, लेकिन कुल उपयोगिता 36 इकाइयों के बराबर मिली है। अगर हम व्यक्ति को तीसरा केला खाने के लिए दें तो उसे 52 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिलती है और यहाँ देखें तो देखिए यहाँ 16 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिली है। भाई स्वाभाविक सी बात है कि 52 में से 36 को घटा दिया, 16 निकल के आ गया। नेक्स्ट, अगर हम चौथी इकाई का उपभोग करने के लिए दें तो व्यक्ति को 64 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिलती है, यानी कुल उपयोगिता, और सीमांत उपयोगिता 12 इकाइयों के बराबर मिलती है। नेक्स्ट, अगर हम 5वीं इकाई को उसे उपभोग करने के लिए दें तो कुल उपयोगिता 72 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिलती है और सीमांत उपयोगिता 8 इकाइयों के बराबर। नेक्स्ट, अगर हम छठी इकाई का उपभोग करने के लिए व्यक्ति को दें तो उसको 76 इकाइयों के बराबर, यानी 76 इकाइयों के बराबर कुल उपयोगिता प्राप्त होती है और सीमांत उपयोगिता 4 इकाइयों के बराबर मिलती है। नेक्स्ट, अगर 7वीं इकाई का उपभोग करने के लिए दें तो व्यक्ति को 76 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिलती है और यहाँ 0 इकाई के बराबर संतुष्टि मिलती है। यही पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। अगर हम 8वीं इकाइयों से और उपभोग करने के लिए दें तो व्यक्ति को 72 यानी 72 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिलती है और यहाँ -4 यानी -4 के बराबर संतुष्टि मिलती है। अगर मैं 9वीं इकाई का उपभोग करने के लिए फिर दिया जाए तो उपभोक्ता को 64 इकाइयों के बराबर कुल उपयोगिता मिलती है और सीमांत उपयोगिता -8 इकाइयों के बराबर संतुष्टि मिलती है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ तो क्लियर है कि जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु की या किसी भी ऐसी वस्तु जिसका उपभोग कराते चले जाते हैं तो कुल उपयोगिता एक स्तर तक तो बढ़ती चली जाती है, लेकिन उस स्तर के बाद में उपयोगिता, कुल उपयोगिता एक निश्चित कांस्टेंट हो जाती है, यानी स्थिर हो जाती है और फिर स्थिर होने के बाद में ऋणात्मक कंडीशन में यानी ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होने लगती है, जो 8वीं और 9वीं इकाई का उपभोग कराने पर प्राप्त होती है। यहाँ देखें कि पहली और दूसरी इकाई का जब तक उपयोग किया किसी उपभोक्ता ने तो धनात्मक यानी धनात्मक सीमांत उपयोगिता, धनात्मक सीमांत उपयोगिता मिली और 20 से लेकर के
यहाँ तक उपयोगिता तो मिली है, लेकिन घटते हुए यानी ह्रासमान, यहाँ ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। नेक्स्ट, इस बिंदु पर आकर के 0 यानी शून्य सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। इसे ही हम पूर्ण संतुष्टि का बिंदु भी कहते हैं। तो इसे पूर्ण संतुष्टि का बिंदु। आगे 8वीं और 9वीं इकाई का अगर उपयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अब देखिए, इसका हम रेखा चित्रीय निरूपण करते हैं, लेकिन पहले यहाँ समझें कि केले के जैसे निरंतर उपयोग को कराते चले जाते हैं तो पहले और दूसरी इकाइयों के उपयोग से कुल उपयोगिता 16 से 36 हुई, और यहीं केले से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 16 और 20 हुई। स्वाभाविक सी बात है कि 2 इकाइयों तक कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में वृद्धि हुई, जो धनात्मक उपयोगिता है। फिर 20 के बाद में यानी दूसरी इकाई के उपयोग के बाद में 6ठी इकाई तक देखते हैं धीरे धीरे उपयोगिता में यानी सीमांत उपयोगिता में ह्रासमान यानी घटती हुई दर से सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। अगर 6ठी के बाद में 7वीं इकाई का भी हम उपयोग कराते हैं तो कुल उपयोगिता में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, और यहाँ सीमांत उपयोगिता 0 के बराबर प्राप्त हुई, जिसे हम शून्य सीमांत उपयोगिता या पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। अगर हम 8वीं और 9वीं इकाई का उपयोग कराते हैं तो कुल उपयोगिता 8वीं इकाई पर 72 प्राप्त होती है और 9वीं इकाई पर 64 प्राप्त होती है। यहाँ देखते हैं सीमांत उपयोगिता ऋण 4 और ऋण 8 यानी ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अब देखिए, हम रेखा चित्र के माध्यम से इसका स्पष्टीकरण करेंगे। तो देखिए, रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण। रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण में रेखा चित्र के माध्यम से हम स्पष्टीकरण करते हैं, और यहाँ रेखा चित्र को हमने 2 भागों में यानी तुलनात्मक या पैनल के तौर पर इसका अध्ययन करेंगे। तो जो रेखा चित्र बनाएंगे वो पैनल के तौर पर उन रेखा चित्रों का हम निर्माण करेंगे। देखिए,
3 4 5 6 7 8 9 x यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x O O 20 40 60 80 y। अब देखिए केले की इकाइयाँ, केले की इकाइयाँ सीमांत उपयोगिता वक्र, सीमांत उपयोगिता वक्र, जिसे हम MUC कहते हैं, MUC। और इसे E1, यह पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु अर्थात या अथवा शून्य उपयोगिता, यह ई बिंदु, यह भी
पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है या शून्य उपयोगिता है? चलिए, शून्य उपयोगिता। यह कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता वक्र, जिसे TUC कहते हैं। और देखिए यहाँ GM1 MD और ये A बिंदु है, और -5 -10 सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता यह है कुल उपयोगिता, यह है ऋणात्मक उपयोगिता, और केले की इकाइयाँ, केले की इकाइयाँ। अब देखिए, पहले से समझते हैं कि ज्यों-ज्यों हमने केले की पहली दूसरी इकाई किसी उपभोक्ता को यूज करने के लिए दी है, तो कुल उपयोगिता में वृद्धि हुई, यानी D पॉइंट तक वृद्धि हुई है। लेकिन दूसरी से लेकर के छठी इकाई तक वृद्धि तो हुई है, लेकिन धीमी गति से वृद्धि हुई है। और एक बिंदु ऐसा आता है जहां कुल उपयोगिता एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाती है, उसके बाद आगे बढ़ती नहीं है, जिसे हम शून्य उपयोगिता कहते हैं। और फिर इसके बाद में 7वीं इकाई का उपयोग करने के बाद में 8वीं और 9वीं इकाई का अगर हम उपयोग कराते हैं तो ऋणात्मक यानी घटती हुई दर से कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। वहीं सीमांत उपयोगिता में भी देखते हैं तो केले की पहली और दूसरी इकाई का उपयोग करने तक यानी A बिंदु तक सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, लेकिन दूसरी से लेकर के छठी इकाई तक 7वीं इकाई तक उपयोगिता घटते हुए दर से यानी घटती हुई लगातार आती है। और 7वीं इकाई के बाद में जैसे ही हम 8वीं और 9वीं इकाई का उपयोग कराते हैं तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक बिंदु पर पहुंच जाती है। अब देखिए, रेखा चित्र में कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए चित्रों को पैनल चित्र के रूप में मैंने बनाया है, पैनल चित्रों के रूप में। और रेखा चित्र का ऊपरी चित्र यानी ऊपर वाला कुल उपयोगिता, रेखा चित्र का ऊपरी चित्र कुल उपयोगिता तथा नीचे वाला जो चित्र है वो सीमांत उपयोगिता दर्शाता है। रेखा चित्र से यह स्पष्ट है कि ए बिंदु तक सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। उसके बाद जैसे जैसे केले की और अधिक इकाइयों का उपयोग करते जाते हैं, वैसे वैसे बिंदु A से E1 तक सीमांत उपयोगिता घटती जाती है।
इसी कारण कुल उपयोगिता बिंदु डी से एम तक धीमी गति से बढ़ती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता E1 बिंदु के बाद ऋणात्मक हो जाती है, E1 बिंदु के बाद ऋणात्मक हो जाती है। इसी कारण बिंदु M के बाद कुल उपयोगिता भी घट जाती है और M1 बिंदु के बाद में कुल उपयोगिता भी घट जाती है, यानी कुल उपयोगिता भी ऋणात्मक हो जाती है और सीमांत उपयोगिता भी ऋणात्मक हो जाती है। बिंदु E पर अथवा E1 पर केले से प्राप्त उपयोगिता उपभोक्ता के लिए सर्वाधिक है। एक विवेकशील उपभोक्ता इस बिंदु के बाद यानी 7वें बिंदु के बाद में किसी भी यानी और अधिक उपयोगिता का या किसी भी वस्तु का उपभोग नहीं करेगा। अब देखिए सीमांत उपयोगिता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, उन्हें भी देखते हैं। तो सीमांत उपयोगिता के महत्वपूर्ण तथ्यों में सर्वप्रथम पहला एक पॉइंट आता है, वह है बिंदु ए के बाद प्रत्येक अगली इकाई की सीमांत उपयोगिता, बिंदु ए के बाद प्रत्येक अगली इकाई सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, यानी ह्रास होता है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि कुल उपयोगिता तो बढ़ती है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ती है। तीसरा बिंदु इसमें आता है कि सीमांत उपयोगिता के शून्य होने के बाद भी अगर केले का और अधिक प्रयोग करने से सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो 7वें बिंदु के बाद में यानी 7वें केले के बाद में अगर हम 8वीं और 9वीं इकाई उसे उपभोग करने के लिए दें तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और कुल उपयोगिता भी ऋणात्मक हो जाती है। चौथा बिंदु इसमें आता है सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है और यही बिंदु है कि यहाँ सर्वाधिक है। पांचवा बिंदु इसमें आता है कि प्रारंभिक उपभोग में सीमांत उपयोगिता कुछ समय तक बढ़ सकती है, लेकिन यह स्थिति बहुत कम समय तक ही रहती है, यानी ए बिंदु तक ही यह रहती है, फिर ए बिंदु के बाद में घटती जाती है। छठा बिंदु इसमें आता है कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी सीमांत उपयोगिता बहुत तेजी से कम होती है, जैसे चाय और कॉफ़ी इत्यादि, लेकिन कुछ वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होती है, जैसे संगीत इत्यादि। अतः जिन वस्तुओं की उपयोगिता बहुत तेजी से कम होती है उनका वक्र अधिक तेजी से नीचे की ओर गिरता है, तथा सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होने पर वक्र सरल ढाल वाला होगा, जो सरल ढाल का ये है। अब बात आती है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण क्या हैं। तो देखिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता के 3 कारण हैं और उसमें सबसे पहला कारण है कि आवश्यकता विशेष की संतुष्टि, यानी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की आवश्यकता कितनी भी तीव्र क्यों न हो, उसे वस्तु के उपभोग से संतुष्टि या संतुष्ट किया जा सकता है। गॉसियन ने आवश्यकताओं की इस विशेषता पर ही इस नियम का निर्माण किया था। प्रत्यक्ष आवश्यकताओं की पूर्ण संतुष्टि की जा सकती है। दूसरा बिंदु इसमें आता है कि वस्तुओं का पूर्ण स्थानापन्न नहीं होना। नियम की क्रियाशीलता का दूसरा जो प्रमुख कारण है वह यह है कि वस्तुएं पूर्ण रूप से एक दूसरे के स्थान पर उपभोग करने योग्य नहीं होती हैं, इनका उचित अनुपात में ही उपभोग करना पड़ता है। किसी एक वस्तु का उपभोग स्थिर रखकर दूसरी वस्तु का उपभोग बढ़ाने पर सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम लागू हो जाता है या सीमांत उपयोगिता ह्रासमान दर पर प्राप्त होती है। तीसरा इसमें जो बिंदु है वह यह है कि आवश्यकता की तीव्रता में
कमी का होना, यानी आवश्यकता की जो तीव्रता है उसमें कमी होने पर भी ये उपयोगिता ह्रासमान नियम लागू हो जाता है। वो देखें, हम जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी आवश्यकता की तीव्रता में कमी आती जाती है। इसी कारण प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त संतुष्टि भी कम होती जाती है। और अब आगे के जो वीडियो है उसमें नियम की सीमाएं तथा मान्यताएं, अपवाद भी और उसकी आलोचनाएं भी हम आपके लिए इसका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।